A very warm good morning to all students of class 10. Today we will start the first chapter of geography, and the chapter name is resource and development. So we should start our chapter. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource. So the first paragraph defines that what is resource, what resource होता क्या है. तो एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण आसपास के वातावरण में जो भी चीज़ अवेलेबल है जो कि हमारे नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर सकता है, बशर्ते उसमें कुछ पॉइंट्स हैं. इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्सेसिबल हो, मतलब आप तक पहुँचे. इकोनॉमिकली फिजिबल, वो इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल हो उसको आप अपने खर्च के, अपने मनी के अनुसार वो आपको आप तक पहुँचे. डैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो. एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब कि ऐसा रिसोर्स जिससे कि किसी भी कल्चर को, किसी भी ट्रेडिशन को, किसी भी समुदाय को, किसी भी रिलीजन को, किसी भी कास्ट को, किसी भी क्रीड को किसी तरह का उससे कोई दिक्कत ना हो. अगर इस तरह के चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स करते हैं. सो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is termed as resource. A diagram is given in figure 1.2. You can see that resources are classified into two categories. One is natural, another is human. So if you see in the terms of natural, there are two types of resources, that is renewable and non-renewable. If you see in terms of human, there are two types, that is structures and institutions, and quantity and quality. So human जो रिसोर्स है वो स्ट्रक्चर मतलब जो हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, एंड इंस्टीट्यूशंस जो कि डेवलप करता है रिसोर्सेज को, उसको हम लोग इंस्टीट्यूशंस कहते हैं. तो इस तरह से रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी. देन अगेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज बीइंग सब डिवाइडेड इनटू, that is continuous or flow, that is wind, water or biological. So renewable sources is also divided into two, one is biological, one is non-biological. So this is the subdivision of resources which you can see in figure 1.2. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. Next paragraph. The process of transformation of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology and institution. This is very important point. The process of transformation of things available in our environment involves, जो भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, जो चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं या उपलब्ध हैं, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको हम लोग बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे. और ये किस पे डिपेंड करता है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, एक आपस का रिलेशनशिप किसके बीच में है, नेचर के बीच में है, टेक्नोलॉजी के बीच में है एंड इंस्टीट्यूशन के बीच में है. इसका मैं बहुत अच्छा उदाहरण आपको देता हूँ. फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा, इन योर एरिया पिरपैती देयर इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल रिजर्व्स, मतलब कोयला का एक रिजर्व है. तो कोयला का जो रिजर्व है दैट इज़ नेचर, वो नेचर में पाया जाता है. तो कैसे पता चला कि कोयला का रिजर्व है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों ने उसकी खुदाई करने के बाद पता चला कि नहीं, इस एरिया में, पिरपैंती के इलाके में कोल रिजर्व है. नाउ कोल इज़ अवेलेबल इन आवर नेचर, कोल इज़ अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट. विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी फाइंड आउट दैट यस, इन दीज एरियाज कोल रिजर्व इज़ अवेलेबल. Then how it will be available? It will be available with the help of digging or mining, ओपन कास्ट माइनिंग या माइनिंग करके हम लोग उस कोल को बाहर निकालेंगे. अब कोल तो बाहर निकल गया, अब उस कोल को इस्तेमाल कैसे होगा, उस रिसोर्स को हम लोग डेवलप कैसे करेंगे, उस रिसोर्स को हम लोग डेवलप करेंगे. कोल इज यूज्ड इन द थर्मल पावर प्लांट, कोल को हम लोग थर्मल पावर प्लांट में इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि एनटीपीसी एक इंस्टीट्यूशन हो गया. एनटीपीसी क्या हो गया,
इंस्टीट्यूशन हो गया, एक संस्था होगी जो उस कोयला को इस्तेमाल करके बिजली उत्पादन करेगा। सो अंडरस्टैंड, समझ में आ गया रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, कोयला हो गया, टेक्नोलॉजी दैट इज ओपन कास्ट माइनिंग एंड ऑल, एंड इंस्टीट्यूशन जो उस कोयला को इस्तेमाल करके जो है प्रोडक्ट्स बनाएगा, बाई प्रोडक्ट्स बनाएगा, उसको हम लोग जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया एनटीपीसी। तो ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये इसमें तीनों इन्वॉल्व है। ह्यूमन बीइंग इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। जिसकी बात मैंने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो नेचर से कैसे इंटरेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और उसके बाद वो इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करता है जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, जिसका एग्जांपल मैंने भी जस्ट दिया। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज एज्यूम बाय मैनी? क्या आपको लगता है कि रिसोर्सेज जो है वो नेचर का फ्री गिफ्ट है जैसा कि सभी लोग मानते हैं? नो, दे आर नॉट, वो फ्री गिफ्ट नहीं है। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। रिसोर्सेज जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे हम लोग एक्टिविटी करेंगे, इंसान एक्टिविटी जिस हिसाब से करता है उस हिसाब से रिसोर्सेज डेवलप होता है। ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज जो है उसका सबसे एसेंशियल कंपोनेंट अगर कोई है तो वो क्या है, वो खुद मनुष्य है, खुद ह्यूमन है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज। और जो ह्यूमन रिसोर्स है वो जो मटेरियल अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में, उसको रिसोर्सेज में बदलते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फ्लोइंग वेज। और ये रिसोर्सेज को हम लोग बहुत फॉलोइंग वेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन का मतलब वो किस रूप में पाया जाता है, मतलब कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, वो हो गया बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज मतलब लिविंग रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज मतलब नॉन लिविंग रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब वो एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, वो हो गया रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप मतलब वो किस पे, उसका किस पे अधिकार है, मतलब उसका जो कोई रिसोर्सेज है उसका अधिकार कौन है, उसका अधिकार कौन रखता है, तो वो हो गया इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये सारा चीज़ आप आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट दैट इज पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो चार तरीके से हम लोग जो है रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, एबायोटिक। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। चौथा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब उसके डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, वो कहाँ तक डेवलप्ड है, वो डेवलप हो सकता है कि नहीं, क्या उसका पैमाना है, मतलब क्या वो डेवलप हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो उस हिसाब से पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो ये सारा कैटेगराइजेशन है रिसोर्सेज के बारे में। मूव